हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की लर्निंग। हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया और इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कवर करने से पहले अब एक ब्रीफ आपको आइडिया दे देंगे कि गुड और एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई लाइक टू शेयर विथ यू कि आपका एक थोड़ा सा आई ओपनिंग हो जाए एंड देन वी विल डिस्कस इन डिटेल द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए हम सबसे पहले जो एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि गुड और आइडल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, एक आइडल जो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सारे मेंबर्स के कोऑपरेशन से बनता है। ठीक है, और कई जगह पे आपने ये सुना होगा कि आइडल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट्स रॉन्ग। आइडल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, बट इट्स डिपेंड ऑन कि सारे मिलकर के एक ही ऑब्जेक्टिव की ओर फोकस कर रहा है। ठीक है, एंड गुड एंड बैड इज टोटली डिपेंड ऑन कि कैसा एफिशिएंटली और ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है और कैसे काम कर रहा है और कैसे CSR को फुलफिल कर रहा है, यानी उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो डील कर रहा है। ठीक है, तो मेंबर्स का जब भी कोऑपरेशन है, एक्टिव कोऑपरेशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो उसको आइडेंटिफाई करता है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा और कैसे काम के तौर तरीके होंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मैं आपके सामने कुछ करेक्टरिस्टिक्स शेयर कर रही हूँ और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की नीड होगी आई डू। भाई एक अच्छा सा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्लियर कट जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। तो एक क्लियर कट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि क्यों, किस पर्पज से बना है। फिर उस बेसिस पे उसके डिपार्टमेंट्स बनते हैं, सब डिपार्टमेंट्स बनते हैं, ब्रांचेस, यूनिट्स खुलती हैं। ठीक है, दूसरा सब फंक्शंस का ग्रुपिंग होना चाहिए, है ना। ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो सारे फंक्शंस में हार्मनी होनी चाहिए। सब जॉब्स के अंदर हार्मनी होनी चाहिए, आपस में कंसल्टेशन होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो डिले है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, एरर्स हैं, वो रिड्यूस की जा सके, एलिमिनेट की जा सके। ठीक है, रीजनेबल स्पैन ऑफ कंट्रोल, रीजनेबल स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, कि एक ही जो पर्सन है वो कुछ लिमिटेड पीपल से ज़्यादा लोग को कोऑर्डिनेट नहीं करे। लाइक आपका भी जो जैसे शीट्स है, सो उसको ऐसे ऑर्गेनाइज किया गया है कि हम आप हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पे कंप्लीट फोकस है, ईच एंड इंडिविजुअल स्टूडेंट जो है कंप्लीट टेकन केयर हो, है ना। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल भी लिमिटेड होना चाहिए, तभी अच्छा होगा, है ना। उसके बाद क्लियर कट एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यस, बहुत ही क्लियर कट किसको क्या ड्यूटी, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो भी क्लियर होनी चाहिए, है ना। प्रमोशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्या बहुत इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का, कि सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वर्कर का। ठीक है, क्योंकि भाई वो नहीं सेटिस्फाइड होंगे तो सक्सेस फेलियर उससे लार्जली डिपेंड होता है। ठीक है, तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं, जो ग्रुप वर्क कर रहे हैं, उनका सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक आइडल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फुलेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। यस, मैन पावर का फुलेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, है ना। कि भाई एक आइडल ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब वो प्रॉपर यूटिलाइज कर रहा है मैन पावर का। यानी भाई सबके अंदर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ह्यूमन स्किल भी बहुत ही स्कैर रिसोर्स है, लेकिन उसको हम मीट आउट कर सकते हैं जब सबके अंदर की इनहेरेंट स्किल को यूज़ करें, लेकिन उसको फुलेस्ट यूज़ करें। ठीक है, उस अवेलेबल मैन पावर्स का, उसका स्किल का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोविजन एंड डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन। तो एक आइडल ऑर्गेनाइजेशन तभी एग्जिस्ट होता है जब वो एक्सपेंड करने की इच्छा रखता है, एक डेवलप करने की इच्छा रखता है। ठीक है, कि उसे विद द टाइम उसे डेवलप करना चाहिए। ठीक है, जो कि उसकी नीड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है, वो उसे ऑल्टरनेटिव मैथड्स ऑप्ट करने चाहिए। ठीक है, मतलब लूप हो बंद नहीं हो जाना है कि भाई ये कर रहे तो यही करते रह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कि बार बार मैंने बताया कि एंटरप्राइज में बहुत सारे ग्रुप्स है, तो उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन होना चाहिए एक्टिविटीज़ का। ठीक है, जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही एक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन होना चाहिए सारे डिपार्टमेंट्स में, सब डिपार्टमेंट्स के बीच में भी। ठीक है, ताकि ये रेड टेपेज में वो अवॉइड किया जा सके। ठीक है, तो इसको बताऊँगी मैं, ये बेसिक टर्म है। ठीक है, ये रिड्यूस किया जा सके।
तो ये जो डिस्कस कर रही हूँ मेन यही है, ये सारे वोकेबलरी यूज़ करोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बट कोई ज़रूरी भी नहीं है कि इससे अच्छा इंप्रेशन पड़े। कई बार ये आपका ओवर यूज़ भी चीज़ें गड़बड़ होती है, तो एक प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करनी है आपको, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हो गया यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, एक से ज़्यादा सुपरवाइजर को रिपोर्ट, भाई एक है वो बैठ के सुपरवाइजरों को ही रिपोर्ट कर रहा है 8-10, तो कैसे कर पाएगा काम। तो एक जब भी रिपोर्ट करे वो एक ही सुपरवाइजर को रिपोर्ट करे, और उसे पता होना चाहिए कि उसे किसको रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो देर नीड टू बी एन ऑर्डर। ठीक है, कि भाई कौन किसको रिपोर्ट करेगा। सबॉर्डिनेट एंड सुपरवाइजर में प्रॉपर लिंक बैठे होनी चाहिए, प्रॉपर चार्ट बनी होनी चाहिए, प्रॉपर हायरकी बनी होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का ना कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, एक आइडल ऑर्गेनाइजेशन तभी आइडल माना जाएगा भाई जहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम है, सब कम्युनिकेशन क्लियर है, ईजियर है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, और सबको कम्युनिकेशन का मौका दिया जाए। ठीक है, मॉरल, सारे एम्प्लॉयज़ का जो है मॉरल हाई होना चाहिए। ठीक है, फुल कैपेसिटी हो, एनर्जेटिक दिखे, इंथुजियास्टिक दिखे, ऑर्गेनाइजेशन से भागे नहीं, डिवोटी हो, सिंसियर हो, है ना। लास्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी क्यों, एक आइडल ऑर्गेनाइजेशन को फ्लैक्सिबल इसलिए होना चाहिए क्योंकि एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो मेनली चैलेंजिंग है। तो ऑर्गेनाइजेशन को फ्लैक्सिबल होना चाहिए, मॉडिफाई करते रहना चाहिए, अपनी साइज को मॉडिफाई करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी मॉडिफाई होना चाहिए, है ना, ताकि वो ईजिली जो है एनवायरनमेंट को टैकल कर सकें। सो ये ब्रीफ लिस्ट थी, मैंने आपके सामने एक अच्छे आइडल ऑर्गेनाइजेशन की शेयर की है, इसको जस्ट वंस हैव अ लुक ऑन इट। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो एल.के. उर्विक की जो प्रिंसिपल्स हैं हम केवल उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उन्होंने 10 प्रिंसिपल्स दिए हैं, बट उसके बाद जो कुछ ऑथर्स हैं उन्होंने 2 प्रिंसिपल ऐड किए, तो हम टोटल 12 प्रिंसिपल्स को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। बार बार मैं बता रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन जो एंटरप्राइज है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उनका कोई सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए बने हुए हैं। ठीक है, सो जो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव है वो ये बताता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए बने हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका मेन फोकस क्या होता है, उस पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। ठीक, दैट्स इट। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये भी मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन अपने टास्क, अपनी एक्टिविटीज़, अपने फंक्शंस को डिफरेंट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिवीजन है वर्क का, ठीक है, एम्प्लॉय का, उनकी कैपेसिटी के बेसिस पे होता है, उनकी एबिलिटीज़, उनके स्किल, उनके नॉलेज, उनके इनहेरेंट आइडियाज़ के बेसिस पे होता है। ठीक है, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे होता है, तो स्पेशलाइजेशन का यूज़ होता है। ठीक है, स्केलर प्रिंसिपल। ठीक है, स्केलर प्रिंसिपल मीन्स क्लियर चेन कमांड होनी चाहिए कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप, आप किसको कम्युनिकेट करोगे, वो क्लियर चेन। तो स्केलर प्रिंसिपल, इसको कई बार एग्जाम हॉल में ना भूल जाते हो, तो सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ याद करने के लिए। ठीक है, स्केलर, स्केलर को अगर हम पूरा ना करें तो वो स्केल लग रहा है, स्केलर प्रिंसिपल, और स्केल एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो चेन कमांड, चेन कमांड यानी कौन किसको कमांड करेगा ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर अथॉरिटी होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, चेन कमांड क्लियर। स्केलर से अब याद आ जाएगा, स्केलर से मैम ने बोला था स्केल, स्केल यानी लंबी लाइन, चेन कमांड कौन किसको कमांड देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी मीन्स, मैंने कहा भाई बहुत लोग हैं, सबको टास्क है, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट फ्रेम किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हर को एक पर्टिकुलर अथॉरिटी मिल चुकी हो। ठीक है, हर एक को टूल यूज़ करने के लिए मिल चुका हो कि वो उसको क्या टूल यूज़ करना है। ठीक है, तो इंडिविजुअल को पर्टिकुलर अथॉरिटी हो। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, एक सबॉर्डिनेट होना चाहिए एक बॉस के अंदर। ठीक है, सो ये प्रिंसिपल के कॉन्फ्लिक्ट हटाता है इंस्ट्रक्शन के लिए कि
कौन किसको इंस्ट्रक्शन देगा, कौन किसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। भाई एक ही आदमी को सारे लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो तो परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो देयर इज अ यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट प्रिंसिपल, स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन यानी कितना बड़ा आपका स्पैन होना चाहिए, यानी बढ़ाव, है ना। सो एक सुपीरियर के जो है 4-5 जैसे बॉसेस हैं, उनके एक ही बॉस होने चाहिए, ठीक है। स्पैन आपका कितना बड़ा स्पैन है, स्पैन ऑफ सुपरविजन कितना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो सबॉर्डिनेट की पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर, ठीक है, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको अकाउंटेबल होगा, उनको वो बॉस पता होना चाहिए, ठीक है। और उसका कॉम्बिनेशन 1 नहीं बनाना है, ऑप्टिमम बनाना है, ठीक है। जो भी बेस्ट ऑप्टिमम होगा वो क्रिएट करना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफिनीशन, सबको अपनी पोजीशन प्रॉपरली क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है कि जो फंक्शन है उनको फंक्शन वाइज अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, उन सबका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं, है ना। तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे फंक्शनल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। और एक मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए हर ग्रुप का, हर ग्रुप अपने अपने प्लान को अचीव करे ताकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, ठीक है। यूनिट सुपरमेसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट सुपरमेसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन देखिए मोर वैल्यूएबल है, तो सुपरमेसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को रखना है, पर्सनल के मोटिव को बिलो, ठीक। हेडिंग से ही क्लियर कर लेना है आपको। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, बैलेंस यानी सारी चीज़ों का, सारे स्ट्रक्चर का बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर ग्रुपिंग होनी चाहिए, एक्टिविटी प्रॉपरली असाइन होनी चाहिए, ठीक है। दे नीड अ बैलेंस ऑफ ऑल द ह्यूमन फैक्टर, द फाइनेंशियल फैक्टर्स, द, ठीक है, द टेक्निकल फैक्टर, सब में बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एलिमेंट। भाई ऑर्गेनाइजेशन है, विदाउट ह्यूमन तो काम करेगा नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और फेलियर पता है मेनली ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक साउंड लेबर पॉलिसीज होनी चाहिए ह्यूमन के लिए, है ना। एक अच्छी वेलफेयर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इन सब की वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। भाई प्रिंसिपल ऑफ आपका जो है डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। फ्योल क्या बोलते हैं कि देयर इज़ अ नीड ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। एक डिसिप्लिन मेंटेन हो कि आपको रिस्पेक्ट करनी है अपने एग्रीमेंट्स की, ठीक है, आपको अपनी एनर्जी लेनी है, अपने आउटवर्ड होना है आपको, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो मैंने ये आपको सारे पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। कोशिश करेंगे इस केस में हेडिंग के थ्रू ही, जैसे मैं आपको समझाई हूँ उसको कोशिश करेंगे, लाइक प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है, स्पेशलाइजेशन क्लियर है, स्केलर भी अब आपको क्लियर होगा, अथॉरिटी भी क्लियर है, कमांड भी, स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना स्पैन है। तो स्पैन में मैंने क्या बोला, एक बॉस नहीं हो सकता, ऑप्टिमम वाला आपको क्लियर करना है, ठीक। डिफिनीशन सबको अपना डिफाइन होना चाहिए, क्या काम करना है, डायरेक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए। सुपरमेसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव यानी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सुप्रीम रखना है, पर्सनल को बिलो रखना है। बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, ह्यूमन एलिमेंट इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। और लास्ट इज डिसिप्लिन। तो नेम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, उतनी बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर कर दे रही हूँ, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ठीक है। सो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। उसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक डील करेंगे इस सेक्शन के साथ। और मैं आपको नॉलेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डालना चाहती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में ना बहुत सब्जेक्ट्स में बहुत सारी एम्पल्स ऑफ थ्योरी हैं। उसको मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग सेशन में आपको डिस्कस किया था कि थ्योरी क्या होती है, क्या ज़रूरत है थ्योरीज़ का, क्यों नीड पड़ती है थ्योरीज़ की। तो ऐसी कई थ्योरीज़ हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स का पार्ट होंगे और कोई नहीं होंगी। मैं हर थ्योरी कवर कराने की कोशिश करूँगी। इन केस कुछ ऐसी थ्योरीज़ हों
जो आपको लगता हो कि आपको क्लियर नहीं है और आपको उसकी सेल्फ एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उसको भी आप ईमेल करेंगे या कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर देंगे, तो हम वो थ्योरी को भी एक और इलेबोरेटिव पिक्चर फॉर्म में आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, और एंड ऑफ द कोर्स भी हम कुछ हाथ थ्योरीज़ इन बिटवीन आपको करवाते रहेंगे जो कि रिसर्च प्रोसेस में अभी हैं, और फाइनल अप्रूवल के बाद वो पब्लिकलाइज्ड होंगी, तो उसको भी हम फ्यूचर में आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी आर क्लोजिंग दिस टॉपिक, एंड नेक्स्ट सेशन में एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।